स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। दोस्तों इमेजिन कीजिए आपको भरे दोपहर रेगिस्तान में एक लोहे के टीन के डब्बे के अंदर आपको कैद किया गया है। छूने में बहुत गर्म है, जहाँ हवा के नाम पर हीट वेव आती है। फिर रात में कड़ाके की ठंडी हो, आपको सोने नहीं दिया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है और मारा जाता है। इमेजिन कीजिए आपका क्या हाल होगा। लेकिन आपका ये इमेजिनेशन किसी के लिए रियलिटी है। ये ढेर सारे कंटेनर्स के डब्बे, ये कोई नॉर्मली शिपिंग कंटेनर्स नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सीक्रेट प्रिजन है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कंटेनर जेल है। यहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को और देश छोड़कर भागने की कोशिश करने वाले हजारों लोगों को इन कंटेनर्स के डब्बे के अंदर कैद किया गया है। ये कैसा देश है जहाँ पे लोग देश के बाहर भी नहीं जा सकते। आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, जो अपने ही लोगों के खिलाफ इतना बेरहम हो सकता है। इससे डेंजरस कंट्री इंसानों के लिए कौन सा हो सकता है? वेल, आप रुक जाइए, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बसा एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये एरिट्रिया है। Gross human rights violations have been and are being committed with impunity in Eritrea. Recently renewed sanctions on some of the worst abusers, including North Korea and Eritrea. Avec l'Érythrée, il faut mettre une pression maximale, parce que ce qui s'y passe est extrêmement grave. Personne n'en parle. C'est un pays qui se vide de sa population. There's no freedom of expression. That's as brief as it gets there. अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपके लिए ये देश नया नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है और इस बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, डिक्टेटरशिप के मामले में एरिट्रिया नॉर्थ कोरिया जितना सुर्खियाँ नहीं बटोरता और इसीलिए वो ज़्यादा फेमस भी नहीं है। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि एरिट्रिया न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वो हाल है जैसे इंडिया में यूथ का फ्यूचर का है। प्रेस फ्रीडम के मामलों में नॉर्थ कोरिया के ठीक नीचे लास्ट पोजीशन पर है। ये तो खामाखाम बदनाम है। हेरिटेज फाउंडेशन एरिट्रिया को 176 देशों की लिस्ट में 171 पोजीशन पर रखा है। नॉर्थ कोरिया की तरह ही देश के अंदर और बाहर के मूवमेंट्स पर कड़ी निगरानी रखता है। देखिए, एरिट्रिया उन देशों में से एक है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये वो देश है जहाँ जब से इस देश को आज़ादी मिला है वहाँ तब से अब तक एक ही आदमी प्रेसिडेंट है। तानाशाही इस हद तक है कि आप अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आप इस देश से बाहर तक नहीं निकल सकते हो। ये पूरी तरह से आइसोलेट कंट्री है। ये इटालियन कॉलोनी देश रहा है। 1991 से पहले ये देश इथोपिया के कंट्रोल में था। 1961 में एरिट्रियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, जो 1991 तक चला था। लगभग 3 डिकेड एक लंबे इंतजार के बाद 24 मई 1991 को एरिट्रिया इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है और 1993 को ऑफिशियली इस देश को एक इंडिपेंडेंस कंट्री का मान्यता मिलता है। 93 में एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था, ये जानने के लिए कि कितने लोग आज़ादी चाहते हैं। 99.8% लोगों ने इंडिपेंडेंट के फेवर में वोट दिया था कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद ही इसाइयास अफवर्की देश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि अभी तक है। दोस्तों, इसाइयास अफवर्की इंडिपेंडेंट एरा में जिस तरह से विलन बनकर सामने आया, इंडिपेंडेंस से पहले जब एरिट्रिया गुलाम था तब लोगों के लिए हीरो बनकर सामने आया था। इस चीज़ को समझने के लिए चलिए देखते हैं कौन है ये साइलेंट मॉडर्न डिक्टेटर। इसाइयास अफवर्की का जन्म 2 फरवरी 1946 अस्मारा में हुआ था। अफवर्की को शुरू से ही पढ़ाई और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, जिसके वजह से उसने 1965 में एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। जैसे कि अफवर्की को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट था तो वो 1966 में अपना कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देता है। एरिट्रियन लिबरेशन फ्रंट ELF जो एक पॉलिटिकल पार्टी था, ये पार्टी 1960 से ही फ्रीडम मूवमेंट चला रहा था। अफवर्की 20 साल की उम्र में अपना कॉलेज छोड़कर ELF में ज्वाइन होता है, जिसके बाद कई फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होता है। पार्टी के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच तनाव बढ़ रहा था। पार्टी के अंदर ही अंदर मतभेद चल रहा था, जिसके वजह से 1967-68 में इथोपिया के काउंटर अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसके बाद ELF 2 पार्टियों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ELF था ही और दूसरा पार्टी एरिट्रियन पीपल लिबरेशन फ्रंट EPLF बनता है।
जिसका स्थापना इसाइयस अफरीकी करता है। आगे चल के 1981 में ELF का पतन होता है और इरिट्रिया में एकमात्र पार्टी EPLF था जो अफरीकी के अंडर में फ्रीडम मूवमेंट चला रहा था। इरिट्रिया की इंडिपेंडेंस के लिए वॉर अगले 10 साल तक चलते रहा और फाइनली 24 मई 1991 को आज़ादी हासिल करता है। आज़ादी हासिल करने के बाद EPLF को एक प्रॉपर लीगल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं, जिसका नाम पीपल फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस रखा जाता है, जो इरिट्रिया के इंडिपेंडेंस एरा में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है। अफवर्की ने डेमोक्रेसी एंड जस्टिस का डेफिनेशन लोगों के सामने जिस तरह से रखा, उसे हीरो से विलन बना दिया। इरिट्रिया एक गरीब, हाईली मिलिट्राइज वन पार्टी स्टेट है। मिलिट्री रिजर्व पर कैपिटा के मामलों में ये सेकंड पोजीशन पर है। यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुमान है कि इरिट्रिया हर साल अपनी सेना पर अपने GDP का लगभग 10% खर्चा करता है, जो कि अमेरिका के खर्चा से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। मेल और फीमेल के लिए कंपलसरी भर्ती है। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है, चाहे 50 की उम्र का क्यों ना हो जाए। आर्मी का इस्तेमाल सिर्फ वॉर या डिफेंस के लिए यूज़ नहीं करा जाता है, बल्कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड वगैरह काम कराने के लिए भी यूज़ करा जाता है। कभी आर्मी तो कभी मजदूर, ये लोग पूरी तरह से मजबूर है। कुछ भी हो, लेकिन इरिट्रिया को नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। भले उसके पास अपने पड़ोसियों को सीधा ख़त्म करने की क्षमता नहीं है। इरिट्रिया से आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज इरिट्रिया का पॉपुलेशन 0 होता। वही आप अगर नॉर्थ कोरिया छोड़ते हो तो आप उनके लिए मर चुके हो। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, यहाँ आज तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया गया है। एक बार सरकार से पूछा गया था कि देश में इलेक्शन कराने के बारे में आपका क्या विचार है। उन्होंने कहा, मेरा कोई विचार नहीं है, जब मैं 100 साल का हो जाऊँगा तब शायद सोचेंगे इलेक्शन कराने के बारे में। What elections? Elections in Eritrea. We'll see what the elections in the United States will bring about, and we will wait for about 3-4 decades until we see genuine natural situations emerge in Eritrea. You saying Eritrea is going to wait 3 or 4 decades before it holds elections? Maybe more, who knows? But isn't That, it... of course, depending on what you call elections, what you believe in elections, what you think in terms of elections. इरिट्रिया पूरी तरह से वन पार्टी स्टेट है। वन पार्टी स्टेट काम कैसे करता है, कौन कौन से देश वन पार्टी स्टेट को फॉलो करते हैं, इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप ज़रूर देखें। जैसे कि यहाँ देश छोड़कर भागने वाले लोगों को सीधा गोली मार दिया जाता है या उन्हें इन कंटेनर्स के डब्बे में कैद किया जाता है। इतना रिस्क होने के बावजूद लोग भागने की कोशिश करते हैं। 1993 से 2022 तक ऑफिशियली आंकड़ों के अनुसार 76,330 रेफ्यूजीज दूसरे देशों में भागने की कोशिश करी है। 2019 के बाद से ये नंबर काफ़ी हद तक कम हो गया है। पर ईयर ऑन एवरेज 200 से भी कम लोग भागने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से एस्केप करना इतना मुश्किल क्यों है। पहला तो क्लियर है यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी तरह से सरकार को चकमा देने में कामयाब हुए तो यहाँ दूसरा चुनौती खड़ा होता है, यहाँ का जियोग्राफी। एरिट्रिया के बॉर्डर्स के तीनों ओर गर्म रेगिस्तान है। इसके अलावा इसके पड़ोसी देश इथोपिया, येमेन, जिबूती कट्टर दुश्मन है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सूडान। सूडान में जाना मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो जाएगी। सूडान ये खुद ही अनस्टेबल देश रहा है। इनके बॉर्डर्स पर आपको ढेर सारे रेफ्यूजीज कैंप देखने को मिलेंगे। ये सब एरिट्रिया से भागने वाले लोग हैं। इनके लिए कोई खाने पीने की फैसिलिटी नहीं है। कोई नहीं जानता इनके साथ आगे क्या होने वाला है। आप समझदार हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि सरकार इनके साथ कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करता है। आप सोच सकते हो। एमनेस्टी की इस इमेज को देखिए। ये जो आपको येलो डॉट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा सीक्रेट प्रिजन जेलों का नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। रूल्स को तोड़ने वाले लोगों को इन जेलों में कैद किया जाता है। अगर गलती से भी एक बार इन जेलों में गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। 90s के समय में इन गर्म कंटेनर्स के अंदर अपोजिशन लीडर और जो लोग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट गए उन लोगों को इनमें कैद किया गया। धीरे धीरे सोशल पावर को ख़त्म कर दिया गया। पावर से याद आया, किसी भी देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिससे देश चलता है, लेकिन एरिट्रिया में यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, 1997 में एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था,
लेकिन उसको कभी एरिट्रिया में लागू नहीं किया गया। ये देश उन देशों में से एक है जहां अभी तक पूरी तरह से इंटरनेट नहीं पहुंचा है या फिर लोगों तक नहीं पहुंचने दिया है। वैसे ही मीडिया पर पूरा कंट्रोल है, यहाँ सरकार के द्वारा मीडिया ऑपरेट किया जाता है। एरिट्रिया में लगभग सभी बिजनेस गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में रहता है। जॉब्स या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सब सरकार के द्वारा तय किया जाता है। जून 2015 में यूनाइटेड नेशन ने एरिट्रिया में ह्यूमन राइट्स पर एक जांच आयोग बिठाया था। पता चला कि एरिट्रिया में बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है। सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले को देशद्रोही माना जाता है और कारावास गायब होना आम बात है। इसलिए प्रोटेस्ट और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट देश के बाहर किया जाता है, देश के अंदर नहीं। Because of this threat, opposition movements and independent journalism are coordinated outside of the country. There's no freedom of expression. That's as brief as it gets. There are no independent newspapers. We're saying that the people inside the country are voiceless. We are their only voice. इससे भी बुरा बात है कि एरिट्रिया को उतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलता जितना कि नॉर्थ कोरिया को मिलता है। इसलिए कि एरिट्रिया न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, नॉर्थ कोरिया की तरह समुद्र में मिसाइल की टेस्टिंग नहीं करता है। देखिए, एरिट्रिया ग्लोबल लेवल पर नॉर्थ कोरिया जितना हाईलाइट नहीं है और इसका खामियाजा एरिट्रिया के आम लोग भुगतते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो जरूर देखें। द मोस्ट डेडली डिक्टेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये वो डिक्टेटर नहीं है जो आपको पता है, इसलिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।